Assalamu alaikum. Today we are going to discuss important topic of male genital system, that is benign hyperplasia. इसकी definition क्या है? What is benign prostatic hyperplasia? It is the condition progressive enlargement of prostate gland. इसमें क्या होता है, हमारे पास enlargement of prostate gland हो जाती है, और वो enlargement क्यों होती है? Resulting from an increase in number of size of epithelial cells and stromal tissue. जो हमारे पास epithelial cell हैं और जो हमारे पास stromal tissue है, दोनों का जो है वो size ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा prostate जो है वो enlarge कर जाएगा. ठीक है, ये पिक्चर है इसकी. ये हमारे पास नॉर्मल प्रोस्टेट है और ये जो है हमारे पास लार्ज प्रोस्टेट है. अब हम थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं प्रोस्टेट की. प्रोस्टेट क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली इसका जो वेट होता है वो हमारे पास होता है 20 kg. ठीक है, 20 kg इसका जो है वो वेट होता है. और देन अगर हम इसको देखें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ग्लैंड्स होती हैं प्रोस्टेट में, और वो ग्लैंड्स जो हैं वो दो तरह के जो हैं वो सेल से लाइंड होती हैं. जो हमारे पास नीचे जो सेल्स होती हैं, बेसल लेयर जो होती है वो हमारे पास होती है लो क्यूबाइडल सेल से लाइंड होती है, और जो ऊपर हमारे पास सीक्रेटरी सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं कोलमनर टाइप. ठीक है, ये कोलमनर टाइप हमारे पास सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, और जो कि ये ग्लैंड के फॉर्म में अरेंज होती है, इन द फॉर्म में, इस तरह ग्लैंड्स की फॉर्म में, और यहाँ पे जो है पेपिलरी इनफोल्डिंग्स भी होती हैं. ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा. तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्या होगा कि हमारे पास इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ जो हैं हमारे पास सेल्स इंक्रीज़ कर जाएंगे, ग्लैंड्स के भी और स्ट्रोमा के भी. ठीक है, ये ग्लैंड्स जो हैं ये सेपरेट होती हैं बाय मींस ऑफ फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा. तो ये हमने देख लिया कि इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. देन हम अगर इसकी देखें कि इसमें हमारे पास जो प्रोस्टेट की जो जोन्स होती हैं, एक तो इसके पास जो है वो सेंट्रल जोन होती है, ये वाली हमारे पास सेंट्रल जोन होती है इसकी, और देन हमारे पास इसके पास होती हैं पेरिफेरल जोन. पेरिफेरल जो जोन होती है वो हमारे पास कार्सिनोमा जो है वो पेरिफेरल जोन में जो है वो डेवलप होता है, और एक और जोन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन. ठीक है, ट्रांजिशनल जोन ये इस डायग्राम में नज़र आ रही है. इसमें हमारे पास जो है वो हाइपरप्लेजिया जो है वो ट्रांजिशनल जोन में जो है वो होते हैं. अब हम देखते हैं कि क्या इसकी इटियोलॉजी क्या होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की. इसकी ये इटियोलॉजी हो सकती है कि जो है एजिंग जो ग्रेटर देन 70 ईयर्स जो मेल्स होते हैं उनमें डेवलप हो जाता है. देन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोस्टेटिक एंड्रोजन, अगर एंड्रोजन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए, देन ये हो सकता है. अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उनमें ये डेवलप हो सकता है. इसी तरह अगर जो है डाइट इंक्रीज एनिमल फैट और सैचुरेटेड फैटी एसिड कोई ले रहा है, उनमें ये डेवलप हो सकता है. इसी तरह अगर रिड्यूस एक्सरसाइज एंड अल्कोहल कंजम्पशन है तो उनमें हो सकते हैं. ठीक है, अब हम अगर इसकी पैथोजेनेसिस इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो ये पिक्चर रोबन की है. क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली जो है वो एंड्रोजन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्रोस्टेटिक सेल्स. ठीक है, अगर हमारे पास यही कोई इम्बैलेंस आ जाए एंड्रोजन्स के लेवल में तो वो क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट कर देंगे प्रोस्टेटिक सेल्स को, वो अंडरगो हो जाएंगे इनटू हाइपरप्लेजिया, और हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया डेवलप हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कौन सा एंड्रोजन है वो कंट्रोल कर रहा होता है, मोस्टली डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, और ये कहाँ से फॉर्म होता है, टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो बनता है. ये टेस्टोस्टेरोन है हमारे पास. ये क्या है कि ये हमारे पास क्या स्ट्रोमल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स जो हैं दोनों में ही जो है वो टेस्टोस्टेरोन और जो है ये एक्ट करता है. अब हमारे पास क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन जो है स्ट्रोमल सेल में हमारे पास एक एंजाइम होता है, स्ट्रोमल सेल के पास 5 अल्फा रिडक्टेज टाइप 2, ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देगा. लेकिन जो हमारे पास एपिथेलियल सेल हैं उनके पास ये एंजाइम नहीं होता, इसलिए एपिथेलियल सेल में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन
जो है वो नहीं बनता फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। लेकिन रिसेप्टर जो हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के, जो कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं, वो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स में भी प्रेजेंट हैं और स्ट्रोमल सेल्स में भी प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन एंड्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा ऑन बोथ स्ट्रोमल सेल्स एंड जो एपिथेलियल सेल्स हैं, दोनों के ऊपर जाके एक्ट करेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, जो है ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो है ना, इनके साथ जब ये बाइंड कर जाएगा तो ये क्या करेंगे, ट्रांसलोकेशन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस होगी और हमारे पास एक्टिवेशन हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंड्रोजन डिपेंडेंट जीन्स की। ठीक है, जब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंड्रोजन डिपेंडेंट जीन्स की होगी तो हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, या फिर ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर के अलावा जो है वो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, और ये ग्रोथ फैक्टर जो हैं ये पैराक्राइन इनका रोल होता है, और देन ये क्या करते हैं, ये एपिथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन करवाते हैं या फिर एपिथेलियल सेल डेथ करवाते हैं। ठीक है, अब ये वाली होती है इसकी पैथोजेनेसिस। ये ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, जाके इंक्रीज एपिथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन करवा देंगे। ठीक है, और जो है एपिथेलियल सेल डेथ को जो है वो रोक देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन होगी, और जब एपिथेलियल सेल डेथ नहीं होगी तो हमारे पास जो एपिथेलियल सेल टर्नओवर है वो ज़्यादा हो जाएगा, एपिथेलियल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगे और रिजल्टेंट क्या होगा, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, अब अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी उसको क्या होगा, अर्जेंसी ऑफ यूरिन हो गया, डिसयूरिया होगा, पेनफुल उसको यूरिनेशन होगी, ब्लैडर पेन होगी, एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट होगी, इनकॉन्टीनेंस होगी। ठीक है, और क्या उसको जो है वो प्रेजेंटेशन होगी, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है, फोर्स यूरिन एक्सट्रीम, रिड्यूस फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम होगी, उसको डिफ़िकल्टी होगी इन इनिशिएटिंग वाइडिंग ऑफ यूरिन, और इंटरमिटेंसी होगी, और ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन जो है वो भी होगी। ये हमारे पास हिस्ट्रो की जो है वो पिक्चर है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें आप देख लें कि ये जो ग्लैंड्स हैं हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड्स हो गए हैं, और इनमें जो है वो पेपिलरी इनफोल्डिंग्स जो हैं वो आ गए हैं, और जो ग्लैंड्स हैं वो डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम इनर कोलमनर और आउटर क्यूबाइडल से लाइन किए हुए हैं, और कॉर्पोरा माइलेशिया जो है ये हमें नज़र आ रहा है, और फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा तो है। ठीक है, अब इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो इसकी मॉर्फोलॉजी है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी दोनों हमने देखनी होती है। ग्रॉस में हमें क्या मिलेगा कि जो साइज़ है उसका 2 to 4 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हो चुका होगा नॉर्मल वेट से। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो नोड्यूल्स बनेंगे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के, वो हमारे पास ट्रांजिशनल जो जोन है उसमें बनेंगे। ठीक है, और इन नोड्यूल्स में क्या होगा, ये नोड्यूल्स जब इनलार्ज करेंगे और तो कंप्रेस कर देंगे यूरेथ्रा को, और स्लिट लाइक जो है ये स्ट्रक्चर ओरिफाइस बन जाएगा। ठीक है, और जो नोड्यूल्स जो हैं अगर हम कट सेक्शन में देखें तो ये जो है सर्कमस्क्राइब नोड्यूल्स होते हैं, और इनका जो कलर वेरी करता है और कंसिस्टेंसी डिपेंड करता है कि नोड्यूल्स जो हैं वो ग्लैंड प्रीडोमिनेंट हैं या फिर फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा प्रीडोमिनेंट है। तो जो नोड्यूल्स प्रीडोमिनेंट ग्लैंड्स होंगे उनका कलर येलो होगा, पिंक होगा, हनी कॉम्ड होगा, और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होगी। इसके अलावा मिल्की वाइट प्रोस्टैटिक फ्लूइड जो है ऊज कर रहा होगा, उनमें से निकल रहा होगा। इसी तरह जो नोड्यूल्स जो हैं फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा प्रीडोमिनेंट हैं उनका कलर पेल ग्रे होगा, और वो फिर्म और टफ कंसिस्टेंसी के जो हैं वो होंगे। अब इसकी माइक्रोस्कोपी देखें तो हमारे पास क्या नज़र आएगा, हमें जो है नोड्यूलैरिटी तो मिलेगी, लेकिन उन नोड्यूल्स की कंपोजिशन क्या होगी, वो नोड्यूल्स जो हैं वो बनाएंगे हमारे पास ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर और एसिनाई बनाएंगे, और वो ग्लैंड जो हैं वो 2 लेयर्स ऑफ सेल्स लाइन होंगी, एक इनर टाल कोलमनर सेल्स और आउटर बेसल लाइक क्यूबाइडल सेल से जो है वो लाइन होगी। इसके अलावा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगी, पेपिलरी स्ट्रक्चर्स होंगे, और जो कि प्रोजेक्ट कर रहे होंगे इनटू द ग्लैंडुलर ल्यूमन में, और हमें कॉर्पोरा माइलेशिया जो है वो भी नज़र आएगा इन एसिनाई में। ठीक है,
अब हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम फार्माकोलॉजिक थेरेपी देते हैं। फार्माकोलॉजिक थेरेपी इंक्लूड हम अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देते हैं और 5 अल्फ़ा रिडक्टेज जो है वो इनहिबिटर देते हैं, जो कि रिलैक्स कर देंगे स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर को। उस रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, हमारा जो यूरिन जो फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाएगा और जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की जो सिम्टम्स आ रही थी वो रिलीव हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप हो सकती हैं बिनाइन हाइपर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में। एक तो यूरिनरी रिटेंशन होगी, पर्सन जो है वो यूरिन जो है एक्सपेल नहीं कर सकेगा। इसी तरह यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएंगी। इसी तरह यूरिनल स्टोन जो हैं वो बन जाएंगी और ब्लैडर डैमेज होगा। जब ब्लैडर फुल रहेगा, वाइडिंग ऑफ यूरिन नहीं होगी तो ब्लैडर डैमेज हो सकता है। इसी तरह हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है कि जब हमारे पास ब्लैडर फुली जो है वो फुल ऑफ यूरिन है तो हमारे पास क्या होगा, यूरिटर्स जो हैं वो उनमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा फ्लूइड का, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी। इसी एंड रिजल्ट में क्या होगा, पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो डेवलप हो सकती है। तो ये था हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो कि पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसका एसक्यू आ जाता होता है मोस्टली मॉर्फोलॉजी का। देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।